गुड इवनिंग स्टूडेंट। यूजीसी नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम रिसर्च के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक वो टाइप ऑफ रिसर्च था, है ना। टाइप ऑफ रिसर्च हम कल कर रहे थे, ठीक है। इसमें अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो कमेंट करके एक बार मुझसे पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, ठीक है। तो कल हमने टाइप ऑफ रिसर्च किए थे, अलग अलग टाइप किए थे, है ना। तो एक बार उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल सबसे पहले किया था एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या है, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि जो रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च होती है ना। जो इंसिडेंट पास्ट में हो जाता है ना, जो इवेंट, है ना, या कोई इंसिडेंट जो पास्ट में हो चुका है, उसकी जब हम एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंडर आता है ना। ये एनालाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन द पास्ट, ठीक है। हमने इसके बारे में और भी कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है हमारी, वो सोशल साइंसेज में और बाकी जो ह्यूमैनिटीज जैसे डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा होती है ना। दूसरा जो हमने इसमें पढ़ा था कि ये फिनोमेना इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिनोमेना आफ्टर इट हैज ऑकर्ड, ये बात तो हमने की है ना। जब फिनोमेना हो जाता है उसके बाद जो हम रिसर्च करते हैं वो हमारी एक्सपोस्ट फैक्टर है। इसमें हमने एग्जांपल किया था स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन इन्फेंट बर्थ वेट। तो इफेक्ट देखना था कि स्मोकिंग का प्रेगनेंसी के दौरान के क्या फर्क पड़ता है ना, इन्फेंट बर्थ वेट पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किया। दूसरा जो हमने रिसर्च की थी वो की थी हिस्टोरिकल रिसर्च। और इसमें हमने देखा था कि सिर्फ ये रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस नहीं बनती। इससे ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। या तो ये क्वेश्चन आएगा जो पास्ट इवेंट्स पे है ना, उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं, ठीक है। जो हमारी पास्ट की है, हिस्ट्री की जो चीजें हैं, उनको चाहे हमारा प्राइमरी डाटा हो, सेकेंडरी डाटा हो, बेसिकली जो ओरल टेक्सुअल एनालिसिस है वो सारा हम हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं, ठीक है। ओरल हो, रिटन हो, टेक्सुअल हो, ठीक है, आर्काइवल हो, ठीक है, किसी की डायरी हो, लेटर हो, फोटोग्राफ हो, है ना। ये सारी चीजें हम हिस्टोरिकल रिसर्च में पढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में हमने कल पढ़ा था कि डायरेक्टरी है, इसमें बहुत सारी रिसर्चेज आप देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसर्चर्स का इसमें डाटा है, ठीक है। उसके बाद हमने एनालिटिकल पढ़ा था। एनालिटिकल में हमने लॉजिकल एंड क्रिटिकली टू सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम और फिनोमिना। तो किसी प्रॉब्लम को लॉजिकली और क्रिटिकली जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको हम एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। हर रिसर्च स्टेप में एक एनालिसिस होती है, एनालिसिस के दौरान जो रिसर्च स्टेप होता है उसको हम एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने इसमें रिसर्च पढ़ी थी, नेक्स्ट रिसर्च पढ़ी थी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है? जब हम चीजें एक्सप्लेन करते हैं, है ना, एक्सप्लेन करते हैं कि हम आंसर फाइंड आउट करते हैं हाउ एंड वाई का, बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन और किसी फिनोमिना के बारे में, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस लीड टू रोड लर्निंग, वाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड टू हर डिजीज। तो ये दो एग्जाम्पल हमने इसके किए थे। फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब था जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम, है ना। लिटरेचर रिव्यू सारा का सारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पार्ट है ना। हम इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा देखते हैं, ठीक है। ये दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा हम इसमें देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था कि माउंटेन्स एक तो आप फोटोग्राफ में देखो, वीडियो में देखो, है ना, इमेज देखो। और दूसरा खुद एक्सप्लोर करो। आप माउंटेन्स पे जाए, पहाड़ों में जाए, तो खुद एक इंडिविजुअली खुद से उसको एक्सप्लोर करो, तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आता है इसमें। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेसिकली हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, किस कोई आइडिया डेवलप करने के लिए, है ना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्यूशन का। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ा था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि सिस्टेमेटिक और साइंटिफिक होती है ना। हम इसमें कोज एंड इफेक्ट फाइंड आउट रिलेशन करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स के, है ना। इसमें मैनिपुलेशन, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थे, मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या थे हिस्टोरिकल रिसर्च के? सबसे पहला तो इसमें मैनिपुलेशन अलाउड है ना। दूसरा इसमें क्या है कि वेरिएबल्स को हम
क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन करना, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, और थर्ड जो इसमें था, ऑब्जर्वेशन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज थी, मैनिपुलेशन, कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन, ये तीनों चीजें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट थी। ठीक है, ये कंट्रोल, मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने किया था फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बेसिक रिसर्च होती है और प्योर रिसर्च होती है ना। ये जो इस तरीके की रिसर्च होती है वो एक्सपेंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स, फिनोमिना, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो हम कोई इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते इसमें, हम सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं किसको, किसी भी कॉन्सेप्ट को, फिनोमिना को, थ्योरी को, रूल को, है ना। तो फंडामेंटल रिसर्च हमारी बेसिकली बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च बोली जाती है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि ये कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में कि नॉलेज की एक्सपेंशन के लिए, है ना, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए, कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना हो, थ्योरी रूल, जिसकी मैंने पहले भी बात किया, तो बेसिक रिसर्च में आती है। ठीक है, इसके बाद हमने अप्लाइड रिसर्च के बारे में पढ़ा था। अप्लाइड रिसर्च वही होती है जो फंडामेंटल रिसर्च का हम इस्तेमाल करते हैं, किसमें, अप्लाइड रिसर्च में। कि जो थ्योरी एंड प्रिंसिपल हमने फंडामेंटल रिसर्च में, जो थ्योरी एंड प्रिंसिपल हमने इस फंडामेंटल रिसर्च में क्रिएट किया है, जो हमारी थ्योरी है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है, जो हमारे प्रिंसिपल है, उनको हम अप्लाइड रिसर्च में यूज करते हैं। है ना। तो बेसिकली जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च होती है। तो जैसे पूरी बीटेक हो गई, है ना, बीटेक की जो फील्ड है, तो बीटेक में क्या करते हैं हम, पूरा एप्लीकेशन ही है। हम बीटेक में फैन बने हैं, कंप्यूटर है, कार है ना, मैकेनिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे जो मेन हमारी थ्योरीज थी वो हमारी इस्तेमाल हुई किसमें, वो हमने अप्लाइड रिसर्च में इस्तेमाल की। ठीक है, हमने क्वेश्चन किए थे ये तो कल कर ही लिए थे। उसके बाद हमने किया था डिडक्टिव रिसर्च के बारे में, है ना, कि डिडक्टिव रिसर्च क्या है। डिडक्टिव रिसर्च में हमने करा था कि ये टॉप टू डाउन अप्रोच और ये जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेट इज ए मैन, तो इधर भी मैन, इधर भी मैन। तो इसमें क्या रहा कि मोर्टल, तो देयर फॉर सोक्रेट इज ए मोर्टल। तो इसमें हम टॉप टू डाउन अप्रोच गए, है ना, और इसमें हमें जर्नल से पार्टिकुलर या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक की तरफ गए। तो डिडक्टिव रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग में भी आती है हमारी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार एक या दो या तीन भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार तो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिडक्टिव रिसर्च को और इंडक्टिव रिसर्च के क्या स्टेप क्या होंगे। सब डिडक्टिव रिसर्च में हमने जब जर्नल की बात कर रहे हैं और हमें पर्टिकुलर में आना, टॉप टू डाउन में आना है ना, तो पहले थ्योरी लेके आएंगे। जनरल चीज तो थ्योरी होती है ना, फिर हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन। कई बार ये एनटीए यूजीसी नेट में पूछते हैं डायरेक्टली कि इनका रिसर्च स्टेप क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग के। इंडक्टिव इंडक्टिव में हमें पार्टिकुलर या स्पेसिफिक से किसकी तरफ जाना है, जनरल की तरफ जाना है। तो पार्टिकुलर क्या होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन हो गया, पैटर्न, हाइपोथेसिस, उसके बाद लास्ट में थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हमने इंडक्टिव रिसर्च की थी। इंडक्टिव रिसर्च के बारे में जैसे हमने बताया, ये उसका उल्टा होता है कि हम इसमें पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसका उल्टा एग्जाम्पल हो जाएगा, सोक्रेट इज ए मैन, है ना, अलेक्जेंडर इज ए मॉर्टल, सॉरी, सोक्रेट इज ए मॉर्टल, अलेक्जेंडर इज मॉर्टल, प्लूटो इज मॉर्टल, दैट्स व्हाई ऑल मैन आर मॉर्टल। तो हम इसमें थ्योरी से, सॉरी, इसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजों से किस पे गए, जनरल चीजों पे गए। ठीक है, तो इतना हमने कल पढ़ा था, ये मैंने 10 मिनट में रिवाइज कराया आपको। अगर इसमें किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। अगर किसी को, आपको सभी चीजें समझ में आ गई तो भी मुझे कमेंट करके बताओ कि ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब हमें दो चीजें पढ़नी है, सॉरी, क्वांटिटेटिव। दो दो रिसर्च पढ़नी है, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब जैसे क्वांटिटी से ही पता चलता है, इसको हिंदी में मात्रात्मक शोध बोलते हैं, मात्रा, है ना। क्वांटिटी का मतलब ही मात्रा होता है, कितनी अमाउंट में है ना, अमाउंट। कई बार हम बात करते हैं, तो क्वांटिटी का मतलब है डाटा से आ गया सारा का सारा। इट्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा।
ठीक है, तो इसमें हम न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं। टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड आंसर रिसर्च क्वेश्चन, है ना। हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं इसमें, और रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है डिडक्टिव। अब इसमें हमें ये बात ध्यान में रखना है, जो हमने डिडक्टिव रिसर्च पढ़ी थी, डिडक्टिव रिसर्च क्या होगी हमारी, क्वांटिटेटिव होगी, और इंडक्टिव क्या होगी हमारी, आगे पढ़ेंगे हम, क्वालिटेटिव होगी। तो हमें इस तरीके से डॉट कनेक्ट करने हैं, है ना। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की हमारी रिसर्च सर्वे रिसर्च होती है, इसमें कोरिलेशनल स्टडी होती है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। ये तीनों के तीनों पार्ट हमारे सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च के बात करते हैं। क्वांटिटेटिव में हम क्या बात करेंगे, डाटा की बात करेंगे, है ना। तो जब हम डाटा की बात करते हैं तो हम टू द फैक्ट बात करेंगे, हम कोई सब्जेक्टिविटी की यहाँ बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी डाटा हमारा आएगा उसको एनालिसिस करके हम रिजल्ट फाइंड आउट कर देंगे। तो ये है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये बात आई समझ में आपको, ये बात आई मेरी समझ में आपको। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का। और इसका उल्टा क्या होता है, इसकी जो दूसरी अपोजिट रिसर्च है वो है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च में इंक्वायरी मेथड होता है टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द सोशल फिनोमिना, है ना। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, हम दूसरा भी कह सकते हैं इसमें कि सब्जेक्टिव। तो जो हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है, वो हमारी किस में आती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। और क्वालिटेटिव रिसर्च हमारी क्या होगी, इंडक्टिव रिसर्च। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट कनेक्ट करने हैं। इट फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल्स एक्सपीरियंस की बात, पर्सपेक्टिव की बात, है ना, क्या व्यू है ना, क्या ओपिनियन है, ये सारे की सारी हमारी किस में आएगी, क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एम किस पे करती है, क्वांटिफाइड डाटा। और क्वालिटेटिव रिसर्च हमारी किस पे करती है, अनकवर द डीपर मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, लाइक ह्यूमन बिहेवियर, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस। इन सब की स्टडी हम कहाँ करते हैं, हम क्वालिटेटिव रिसर्च में। ये बात आई मेरे समझ में। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च हमारी क्या हुई, सब्जेक्टिव हुई, इंडक्टिव हुई। इसमें पीपल्स का एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव डाटा की इसमें बात नहीं होती। इसमें सिर्फ डीपर मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लाइक ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स, ये सारी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अलग अलग टाइप की हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, और मेथड ऑफ रिसर्च है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो केवीएस मैदान अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये क्वालिटेटिव्स के टाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, इन डेप्थ इंटरव्यू, है ना, कि ऐसा इंटरव्यू यूजली वन टू वन इंटरव्यू होता है। इसमें पार्टिकुलर एक टाइम पे एक ही बंदे से हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं एडवांस में, टू मेक श्योर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर आस्क्ड टू द पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होते हैं। स्क्रिप्टेड का मतलब है कि ये पहले ही क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं, कि ये ऐसे नहीं है कि इनफॉर्मल इंटरव्यू नहीं है ये फॉर्मल इंटरव्यू है, कि सबसे पहले पता है कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी है और ये बात करनी है, तो इन डेप्थ इंटरव्यू। दूसरा क्या है कि फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या होता है कि 6 to 10 पार्टिसिपेंट होते हैं, ऐसे राउंड टेबल पे वो बैठ जाते हैं, A B C D E, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई मॉडरेटर होता है उसमें, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वो डिस्कस करते हैं, है ना। चाहे वो सिलेबस बनाए आपका, है ना, या कोई पेपर डिजाइन करे। तो फोकस ग्रुप रिसर्च का मतलब है कि 6 से 10 पार्टिसिपेंट, 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स किसी सब्जेक्ट मैटर के एक जगह बैठ के डिस्कस करते हैं और कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, थर्ड है इसमें नैरेटिव। अब नैरेटिव रिसर्च बेसिकली आती है कि इसमें ह्यूमनिटीज में, और ह्यूमनिटीज में भी जो लिटरेचर में हम करते हैं। तो नरेशन करना हमें, जैसे स्टोरी पढ़ा होगा आपने, स्टोरी हो गई, है ना, पोएम्स हो गई, ये सारे की सारे इसमें एक पर्सन का भी होगा। इट एज एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर समटाइम, इट कंट्रास्ट विद द सिस्टमेटिक रिव्यू। तो ये सारी चीजें इसमें होती है ना, लिटरेचर
इंटरप्रिटेशन होती है इसमें अपनी, इसमें लिटरेचर होते हैं, तो ये सारी हम किसके पढ़ते हैं, नैरेटिव रिसर्च का। तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे नेट में कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से टाइप होंगे, आपको इन डेप्थ इंटरव्यू दे देंगे, फोकस ग्रुप दे देंगे, नैरेटिव दे देंगे, और एक दो ऑप्शन और दे देंगे, पूछेंगे इनमें से ए बी सी होगा, या है ना, या बी सी हो या सी डी, इस तरीके से एमएसक्यू जो क्वेश्चन वो पूछते हैं, मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आजकल जो आते हैं एनटीए में नेट के, इस तरीके के क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी में होता है किसी, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट है हमारा। तो इसमें किसी फिनोमिना को स्टडी करते हैं हम, फिनोमिनो में, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल है कि टू लर्न मोर अबाउट द पीपल लाइव्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस साझा करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा। अब क्वालिटेटिव है तो न्यूमेरिकल डाटा तो नहीं लेंगे हम, सिर्फ नॉन न्यूमेरिकल डाटा की बात करेंगे। इट यूज टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, बिलीव्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस। तो कोई ना कोई फिनोमिना जो उससे निकल के आएगा उसकी हम स्टडी फिनोमिनोलॉजी रिसर्च में करते हैं। उसके बाद है हमारी एथनोग्राफी। एथनोग्राफी कल्चर से रिलेटेड होती है। देखो ये आपको सिंगल डेफिनेशन रिसर्च है, अगर आपको एक बार इनका मीनिंग भी पता है ना, फिनोमिनोलॉजी किसी फिनोमिना, एथनिक का मतलब होता है कोई ना कोई कल्चर, है ना। तो अगर आप ये चीजें याद कर गए तो काफी इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। एथनोग्राफी का मतलब कल्चर। और डायरेक्ट यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमारे, हमसे डायरेक्ट यही पूछते हैं कि एथनोग्राफिक रिसर्च किसके लिए होती है। टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द कल्चर, है ना, शेयर एटीट्यूड, वैल्यू, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, थिंग्स, पीपल्स के बारे में, है ना। ए रिसर्च में गो एंड लाइव विद स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्टडी ऑफ द कल्चर, देयर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली अलग अलग कल्चर्स की जो स्टडी करती है वो एथनोग्राफिक स्टडी आती है। ठीक है, एथनोग्राफी में आता है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च का ही पास है केस स्टडी। केस स्टडी में कोई होता है कि कोई स्पेसिफिक केस हो, है ना। जैसे डॉक्टर्स के पास केस होते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो उनके अलग अलग केस होते हैं, है ना। एडवोकेट हो गए, है ना। तो उसमें अपनी मेथोडोलॉजी लगाते हैं। तो जो केस स्टडी हमारा स्पेसिफिक केस हमने फाइंड आउट, या फिर जो पुलिस करती है क्राइम के जो केसेस होते हैं इस तरह के, वो सारे के सारे किस में आते हैं, केस स्टडी में आते हैं, है ना, कोई स्पेसिफिक। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड इन मैनेजमेंट, एजुकेशन सेक्टर, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो बहुत सारी चीजों में हम इसको यूज करते हैं। कंटेंट एनालिसिस का मतलब, कंटेंट आपका क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है ना, जो बुक्स होता है, ऑडियो, है ना, वीडियो आजकल, और आजकल तो ग्राफिक्स भी चले हुए हैं, है ना, एनिमेशन। तो ये सब कंटेंट एनालिसिस में आया कि किस फॉर्म में वो कंटेंट है। टेक्स्ट बुक्स है तो हम बुक्स की स्टडी करेंगे, ऑडियो है तो हम ऑडियो की, वीडियो है तो वीडियो की, ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स की, है ना। और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी पार्ट है। जो कंटेंट एनालिसिस है वो, जब हम रिसर्च डिजाइन पढ़ते हैं तो ये एक तरीके की रिसर्च मेथोडोलॉजी भी है ना। हमारे मीडिया में बहुत ज्यादा यूज होती है। आप आपको जब सत्यम सर कराएंगे रिसर्च की 10th यूनिट, तो उसमें कंटेंट एनालिसिस के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो ये दोनों तरीके की होते हैं, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है ना। तो ये वन ऑफ देम रिसर्च है कि जो क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। तो कंटेंट एनालिसिस हमारा क्या होता है, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि हमारा डाटा क्या है, हमारे पास पिक्चर्स है, ऑडियो है, वीडियो है। तो दोनों तरीके से हम एनालाइज करते हैं इसको, इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में भी ये रखा गया है। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो वहां भी हमारा कंटेंट एनालिसिस आता है। अब लास्ट है हमारी क्या, ग्राउंडेड थ्योरी। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, या ग्राउंडेड रिसर्च क्या है ना। कई बार थ्योरी की जगह रिसर्च लिखा आता है। तो ये क्वालिटेटिव अप्रोच है जो डेवलप करते हैं थ्योरी डाटा फ्रॉम द रिसर्चर कोलेक्ट। अब फील्ड में जाता है कोई भी रिसर्चर, तो फील्ड में क्या करेगा, वो डाटा कलेक्ट करेगा, है ना। वो सर्वे के थ्रू करे, है ना, या इंटरव्यू के थ्रू करे, ठीक है, या उसमें रोल प्ले करे किसी सिचुएशन में, या डायरी मेथड, कोई डायरी यूज करता है, लिखता है, तो वहां से डाटा कलेक्ट करे। तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें हम ऑन द ग्राउंड डाटा इकट्ठा करते हैं, जो भी हमारे रिसर्चर होते हैं उनसे, सॉरी, जो रिसर्चर होते हैं वो जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे, उनकी डायरी से, उनसे क्वेश्चन करके, सर्वे करके, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स, क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप थे हमारे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हर बार क्वेश्चन आता है।
तो डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, नैरेटिव, फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफिक, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी, ये टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, ये आया समझ में? इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। अब वो समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर हम अपना नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो? मुझे लग रहा है समझ में आ रही है आपको चीजें, है ना? तो अभी नेक्स्ट है हमारा, हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च है हमारी, वो है एक्शन रिसर्च, है ना? अब जब हमने अप्लाइड रिसर्च किया था, अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देता है। जो अप्लाइड रिसर्च थी, है ना, क्या डिफरेंस है एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में? ये यहाँ पढ़ेंगे हम, मैंने पहले भी बताया था, है ना? एक्शन रिसर्च, जो टर्म रिसर्च कॉइन की थी, वो किसने की थी 1940 में? कुर्ट स्लेविन ने। इसके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं अपनी मास कम्युनिकेशन में, तो जब सर आपको पढ़ाते हैं तो वो वहां से आप देख लीजिएगा। तो एक्शन रिसर्च कॉइन कहाँ से हुई थी 1940 में? कुर्ट लेविन ने कॉइन की थी, जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इसमें क्या होता है कि एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, है ना? इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी प्रॉब्लम का। और अप्लाइड रिसर्च में क्या है? सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो जब क्वेश्चन आएगा, वो जब भी एक्शन रिसर्च के बारे में बात करेगा तो वो कहेगा कि इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना है हमने प्रॉब्लम का, तो हमारी वहां आएगी एक्शन रिसर्च। अगर जो क्वेश्चन में उसने पूछा कि सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम किस रिसर्च से निकालेंगे, तो वहां आएगा अप्लाइड रिसर्च। अगर ऑप्शन में अप्लाइड रिसर्च नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना, सिंपल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, और एक्शन रिसर्च है, तो फिर उसके बाद आएगा एक्शन रिसर्च। हमें प्रायोरिटी देनी है अप्लाइड रिसर्च से, जब सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम पूछे। और अगर हमारा अप्लाइड रिसर्च ऑप्शन में है ही नहीं, तो उस समय हमें लगाना है एक्शन रिसर्च। ठीक है, ये बात आई आज समझ में? ठीक है, अभी है कुछ, अभी है टाइप ऑफ रिसर्च, लेकिन ज्यादा नहीं है, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने कमेंट करके पूछा है ये, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दूसरी चीज है प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग और रिफ्लेक्शन। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। तो कई बार रिसर्च स्टेप पूछते हैं एक्शन रिसर्च के, तो ये रिसर्च स्टेप है इसके, है ना? और इसी को सर्कुलर रिसर्च भी बोलते हैं, क्योंकि ये बार फिर हम रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद में? रीप्लानिंग, है ना? फिर एक्टिंग करेंगे, एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर रीप्लान करेंगे। तो इसको हम इस वजह से सर्कुलर रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च जो हमारी है वो इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च जो नॉर्मल सॉल्यूशन है, ये डिफरेंस है हमारा एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का मतलब यही है कि जब हम कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज जनरली यूज्ड बाय द फिलोसफर एंड थिंकर टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, या फिर कोई री इंटरप्रिटेशन करनी हो हमें किसी नए कॉन्सेप्ट की, पुराने कॉन्सेप्ट की। तो इसमें कोई सब्सट्रैक्ट आइडिया और हम थ्योरी की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का मतलब है कि हम कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं इसमें। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च है ये जो मैंने बताया था, एक सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टुगेदर डाटा एंड एविडेंस। तो इसमें हम बाय एंड बाय बार बार रिसर्च करते हैं, है ना? बार बार हम जब शोध करते हैं, तो उसके बाद एक फॉर्मूला निकला, है ना, एक रिसर्च हुई, उसके बाद फिर हमने दूसरी रिसर्च की, उसके बाद तीसरी रिसर्च की, फिर चौथी। तो ऐसे जब बहुत सारी रिसर्च का निचोड़ करके हम एक रिसर्च लेके आते हैं लास्ट में, तो उनको हम एम्पेरिकल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है,
और इसमें एम्पेरिकल सोशल साइंसेज में और ह्यूमैनिटीज में एम्पेरिकल रिसर्च को फील्ड स्टडी बोलते हैं, है ना। तो फील्ड स्टडी क्या होती है कि हमें फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करना होता है, वही फिर सर्वे मेथड से या इंटरव्यू मेथड से जो भी इस्तेमाल करें वो मेथडोलॉजी रिसर्च टॉपिक पे डिपेंड करती है कि हमारा रिसर्च टॉपिक है क्या। ठीक है। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो हमारी है वो साइंस में तो हम बोलते हैं कि जब बहुत सारे फॉर्मूला एनालाइज कर देते हैं उसके बाद जो रिसर्च करते हैं वो एम्पेरिकल रिसर्च है। और फील्ड स्टडी ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में ये करते हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर में स्टडीज होती है या हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में होती है, उसमें सिर्फ हम जो किसी ने बुक्स लिख दी या लिटरेचर कुछ लिख दिया, पोएम स्टोरी, उस पे रिसर्च करते हैं। तो इसमें बहुत कम हमें स्टडी एम्पेरिकल रिसर्च देखने को मिलती है, जो हम फील्ड में जाके सर्वे वगैरह कलेक्ट करते हैं। बस हमने जो जो राइटर ने लिख दिया उसी का इंटरप्रिटेशन करना होता है, उसी की रिसर्च करनी होती है। लगभग ज्यादातर रिसर्च ऐसी होती है लिटरेचर में, है ना, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश हो, है ना, चाहे कोई और लैंग्वेज हो। ठीक है। अब इसमें ये एम्पेरिकल रिसर्च का वो है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई हमें ऑब्जर्वेशन ले, उसका इंडक्शन हुआ, फिर डिडक्शन हुआ, फिर कोई टेस्टिंग की, फिर इवेल्युएशन की। ठीक है। तो इस तरीके से कई बार इनके पूछ लेते क्या क्या इसमें पॉइंट्स है, तो ये इसके 1 2 3 4 5, तो 5 इसके एलिमेंट्स है। कई बार पूछ लेते हैं कि एम्पेरिकल रिसर्च के एलिमेंट्स के बारे में बताओ। ठीक है। तो ये एम्पेरिकल रिसर्च के एलिमेंट है। हाँ, ये भी कह सकते हैं एम्पेरिकल रिसर्च जो एक टॉपिक पे बार बार करते हैं, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जब हम नई चीज निकालते हैं कि एक हमने फिनोमिना किया, दूसरी रिसर्च की, ठीक है, एक रिसर्च ये हो रखी है, दूसरी ये हो रखी है, तीन रिसर्च हो रखी है फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक पे, इन तीनों का एनालिसिस करके हमने कोई फोर्थ रिसर्च की और कई नई न्यू इनसाइट लेके आए हम। ठीक है। उसको हम एम्पेरिकल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है। एक ये जिसकी मैं बात कर रहा था एम्पेरिकल रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज होता है ट्राइंगुलेशन मेथड। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्राइंगुलेशन क्या है, ट्राइंगुलेशन रिसर्च क्या है ना। ट्राइंगुलेशन रिसर्च सोशल साइंसेज में वही होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रिसर्च मेथड इन स्टडी ऑफ द सेम फिनोमेना। हम सिंगल रिसर्च में या किसी प्रॉब्लम को हम मोर देन वन मेथड से सोल्व करते हैं। जब वन मेथड, है ना, या तो एक से ज्यादा मेथड से हम उसको सोल्व करें, या अलग अलग वेज निकाल ले अलग तरीके से। तो मोर देन वन वे जब हम किसी एक चीज को सोल्व करते हैं उसमें तीन चार चीजें लगा के, तो वो हमारी क्या होती है, ट्राइंगुलेशन मेथड कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल ऑब्जर्वेशन का, थ्योरीज का, मेथड का, एम्पेरिकल मटेरियल्स का, है ना। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रिसर्च मेथड अप्लाई करते हैं हम सेम फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये हमारा ट्राइंगुलेशन रिसर्च होती है। ठीक है। आप पूछ रहे थे ना कितने टाइप ऑफ रिसर्च है, यहाँ हमारे टाइप ऑफ रिसर्च खत्म हो गए हैं। अगर टाइप ऑफ रिसर्च से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उस टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम स्टार्टिंग में बस आज जो रिसर्च के स्टेप है उन्हीं की बात करेंगे, उनको समझेंगे डिटेल में, उनके बारे में कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है। आज हम उनके जो नॉर्मल रिसर्च टैब है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इससे कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो। टाइप ऑफ रिसर्च जो है ना हमारी वो खत्म हो चुकी है ना। तो टाइप ऑफ रिसर्च यहाँ ही तक थी हमारी, हमने काफी सारी रिसर्च पढ़ी। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे रिसर्च टैब की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसर्च का, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में इससे कोई क्वेश्चन ना आया हो एनटी यूजीसी नेट में। हर बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट का, है ना। और काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ट्राइंगुलेशन ट्राइंगुलेशन यही है कि जब हम एक प्रॉब्लम को या एक सिंगल रिसर्च को मोर देन वन मेथोडोलॉजी से सोल्व करते हैं, मोर देन वन तरीके से कहते हैं ना कि भाई एक प्रॉब्लम को आप मैथ में नहीं करते थे हम क्वेश्चन कि हमारा एक्स प्लस
x² y + 2 = 0। तो इस इक्वेशन को हम कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये हो गया, दूसरा अल्टरनेट ये हो गया। तो इसी तरीके से जो हम रिसर्च की प्रॉब्लम होती है, जब उसको हम मोर देन वन वे सोल्व करते हैं, उसको हम ट्राइंगुलेशन रिसर्च या ट्राइंगुलेशन मेथड बोलते हैं, है ना। किसी भी प्रॉब्लम को हम एक से ज्यादा मेथड लगा के या एक से ज्यादा तरीकों से सोल्व करते हैं, वो हमारी ट्राइंगुलेशन रिसर्च होती है। ठीक है, ये आया समझ में। तो हम इसमें एक से ज्यादा तरीके लगाते हैं ट्राइंगुलेशन मेथड में। ठीक है। और हमारी प्रॉब्लम में मोर देन वन वे सोल्व करते हैं, है ना। ऐसा साइंसेज में होता है, सोशल साइंसेज में भी होता है। हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं सिंगल प्रॉब्लम को सोल्व करने के, सबके अब अपने एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि जैसे डॉक्टर है, एक ही बीमारी को, एक ही जो डिजीज है फीवर को, हो सकता है एक डॉक्टर पैरासीटामोल दे दे, है ना। दूसरा हो सकता है कि कॉम्बिनेशन दे दे पैरासीटामोल और उसका कॉम्बो प्लान का, है ना। तो ये दोनों के अलग अलग मेथड हो गए बुखार को ठीक करने के, तो अलग अलग ट्रीटमेंट हो गए जैसे डॉक्टर देता है। तो ट्राइंगुलेशन का मतलब होता है कि मोर देन वन मेथड से या किसी मोर देन वन वेज से हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो वो हमारी ट्राइंगुलेशन मेथड होती है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यूजीसी नेट का था, जो क्या, स्टेप ऑफ रिसर्च, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेप ऑफ रिसर्च। अब मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आते हैं इससे? जनरली हमसे यही पूछा जाता है कि स्टेप्स क्या है रिसर्च के, है ना। तो रिसर्च स्टेप कह लो आप, है ना, कई जगह प्रोसेस लिखा होगा, है ना। तो जब हम रिसर्च स्टेप की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, तो हर चीज का कोई प्रोसेस होता है ना। जैसे हम घर में, हम किचन में खाना बनाते हैं, है ना। तो खाना बनाने में भी कोई प्रोसेस होता है ना, कि सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं, है ना, या घी डालते हैं, उसके बाद उसमें जीरा डालते हैं छोंक लगाने के लिए, फिर प्याज टमाटर ऐसे मिर्च वगैरह, फिर हम सब्जी जो हमने काटी है वो डालते हैं, फिर उसको हम हीट करते हैं, तो उसके बाद जाके कंप्लीट सब्जी बनती है। ऐसे ही हर चीज की रेसिपी होती है, हर चीज का स्टेप होता है, यानी हमें घर में हलवा बनाना है तो उसका भी एक प्रोसेस है, सूजी है, चुन्नी चीनी है हमारी, या जो भी जिस भी मटेरियल से हम इंग्रेडिएंट्स यूज करें, उसका एक प्रोसेस है। तो हर चीज का कोई ना कोई स्टेप होता है, कोई ना कोई प्रोसेस होता है। ठीक है। तो उसी इसी तरीके से हमारी रिसर्च का भी एक प्रोसेस है ना। ऐसे नहीं कि हमारा जैसे भी मन कर या वैसे ही हम रिसर्च कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हर चीज का एक स्टेप का प्रोसेस होता है ना। तो उसी प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा रिसर्च स्टेप का प्रोसेस है, जो हमारा रिसर्च स्टेप है, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा रिसर्च का, वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करते हैं हम रिसर्च में, हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं कि आखिर में हमारी प्रॉब्लम है क्या, है ना। हम ये फाइंड आउट करते हैं कि रियल में हमारी प्रॉब्लम है क्या। समझ में आया? कि हमें किस चीज पे प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हो सकता है कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे रिसर्च करना चाहता हो, है ना। अगर हम अपनी मास मीडिया की बात करें, हो सकता है कोई टेलीविजन न्यूज पे रिसर्च करना चाहता हो सकता है कोई रेडियो पे करना चाहता हो, रेडियो न्यूज पे, है ना, कोई प्रिंट मीडिया में रिसर्च करना चाहता हो सकता है कोई न्यू मीडिया में रिसर्च करना चाहता हो। तो ये हो गया ब्रॉड एरिया। अब ब्रॉड एरिया में भी हमें पता होना चाहिए कि उसमें हमारा टॉपिक प्रॉब्लम क्या है, टेलीविजन न्यूज में क्या प्रॉब्लम है भाई। हम ये एनालिसिस करेंगे, जो इतने दिनों से कंटेंट दिखा रहे हैं, कंटेंट एनालिसिस करेंगे, वो कंटेंट क्या है, किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं एंकर, है ना, किस तरीके की उनकी वॉइस है, किस तरीके के ग्राफिक्स यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम रिसर्च टैब में सबसे पहले क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, है ना। और जैसे प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम ये है ना। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई कर रहा है करप्शन पे, या करप्शन छोड़ो, आप मास मीडिया के ही ले लेते हैं, आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको। कोई रिसर्च करना चाहता है कि हमारी जो पार्टिसिपेशन
ऑफ वुमेन इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडस्ट्री। कितना पार्टिसिपेशन है, कितना वो है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारी ये प्रॉब्लम होगी एक तरीके से। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम ये होगी, उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। तो लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं, या दूसरा टॉपिक आप सोच सकते हैं कि भाई हमें कोविड 19 की वैक्सीनेशन, है ना, वैक्सीनेशन के लिए रिसर्च करने की कैसे वैक्सीन बनेगी। ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होगी, उसके बाद हम करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद होता है हमारा, जैसे ही हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास आज तक की बुक्स है ना, उस पे आर्टिकल्स है, उस पे थीसिस लिखी गई है जितनी भी, है ना, उस पे रिसर्च पेपर जितने भी लिखे हुए हैं, है ना, ये सारी स्टडी करेंगे हम लिटरेचर रिव्यू में, है ना। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के बाद लिटरेचर रिव्यू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेप होता है। और उसके बाद जैसे ही लिटरेचर रिव्यू कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं दूसरे नंबर पे, ये इधर फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं, है ना, कि हमारे रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमें प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बाद हमें लिटरेचर रिव्यू करना है, फिर हमें फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करने हैं, फिर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो फिर हम वे अपने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, है ना। और जैसे ही वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, फिर हम अपनी बनाते हैं क्या, हाइपोथेसिस। ठीक है। ये आई बात समझ में आपको। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपके रिसर्च स्टेप क्या होंगे, पहले हमारा लिटरेचर रिव्यू आएगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, हाइपोथेसिस आएंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एनटीए यूजीसी नेट ने इस टाइप ऑफ रिसर्च में, कि क्या स्टेप्स ऑफ रिसर्च होंगे हमारे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर ऑब्जेक्टिव्स का बनना, फिर वेरिएबल्स हमारे, फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, है ना। जब ये काम हो जाएगा हमारा, तो सेकंड स्टेप जो होता है हमारा रिसर्च में, वो होता है हमारा डिजाइन, है ना। अब डिजाइन क्या होता है, डिजाइन होता है हमारा ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, कि हम क्या करने वाले हैं पूरी रिसर्च में हम अपना, है ना। तो ये बेसिकली हमारा ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च का। तो इसमें हमारे क्या होता है कि हमारे प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर होगा, कि किस तरीके की प्रॉब्लम होगी हमारी, है ना। उसमें हमारा स्टडी डिजाइन होगा, हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है या नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ना, हम क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट वो करेंगे या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो रिसर्च डिजाइन के ही अंदर आता है ये डेवलपिंग डाटा कलेक्शन और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ये केवीएस मैदान में थोड़ा अलग से दिया गया स्टेप। लेकिन रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है कि टाइप ऑफ डाटा, कि कौन सा डाटा कलेक्ट करेंगे हम, है ना, मेथड ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं है, डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ये मेथडोलॉजी में ये क्रिएट कर रहे हैं कि हम कौन सा डाटा क्रिएट करेंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे, क्या हम क्वालिटेटिव मेथड अपनाएंगे या क्वांटिटेटिव अपनाएंगे, या कंटेंट एनालिसिस करेंगे हम, है ना, या हमारे टूल्स क्या होंगे डाटा कलेक्ट करने के, हम क्वेश्चनेयर फिल कराएंगे, सर्वे करेंगे, है ना, या हम इंटरव्यू लेंगे, है ना, कौन सा डाटा हम कलेक्ट करेंगे, या आर्टिकल्स जो हम सिर्फ उनको स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा जो स्टेप था, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर ऑब्जेक्टिव्स का बनना होता है, फिर वेरिएबल्स आते हैं हमारे, फिर हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद हमारा रिसर्च डिजाइन बनता है रिसर्च का। और रिसर्च डिजाइन के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग। तो जो थर्ड और फोर्थ स्टेप है ये हमारे, ये रिसर्च डिजाइन के अंदर आते हैं ब्रॉडली। लेकिन अगर आपको अलग से पूछे, तो ये हमें डाटा कलेक्शन से पहले बताने हैं, है ना। तो फिर हम जैसे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हम इधर जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं सैम्पलिंग, है ना। तो सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लगानी है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लगानी है, या हमें सैंपल डिजाइन जो हमें है वो डिटरमाइन करता है। तो प्रोबेबिलिटी में भी हमारी अलग अलग तरीके की सैम्पलिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे, कि हमें रैंडम सैम्पलिंग करनी है ना, या क्लस्टर सैम्पलिंग करनी है, सिस्टमेटिक रैंडम करनी है ना, या नॉन प्रोबेबिलिटी में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग करनी है, पर्पजिव करनी है, जजमेंटल करनी है, कोटा सैम्पलिंग करनी है। तो ये सारे के सारे पार्ट हम जब सैम्पलिंग करेंगे तो तब पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है रिसर्च के।
तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, उसी के अंदर फिर हम डाटा किस तरीके का कलेक्ट करेंगे, फिर हम सैम्पलिंग। और जैसे ही हमें सैम्पलिंग कर लेते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, जैसे पूरा डाटा है, फॉर एग्जांपल ये इंडिया में हमें सर्वे करना है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री में क्या है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ सैम्पलिंग करेंगे ना, कहाँ का डाटा लेंगे, कहाँ का मीडिया इंडस्ट्री, हम वो देखेंगे, है ना। हम पार्टिसिपेशन देखेंगे, क्या सभी स्टेट्स का हम पार्टिसिपेशन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, है ना। जिस भी तरीके गवर्नमेंट मीडिया और प्राइवेट मीडिया, तो सैम्पलिंग क्या होता है कि पूरी होल पॉपुलेशन से एक स्मॉल पार्ट, है ना, वो जो इसको पूरे होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तो ये हमारी क्या होती है, सैम्पलिंग होती है। ठीक है। तो जैसे ही हम सैम्पलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना। तो डाटा कलेक्ट करते हैं, तो डाटा कलेक्ट में हम क्या करते हैं, कलेक्शन में हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, हम इंटरव्यू ले सकते हैं, हम क्वेश्चन एयर प्रिपेयर कर सकते हैं, हम शेड्यूल्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन एयर में ही शेड्यूल्स होते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपका सर्वे के तहत आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। या आजकल तो क्या हो रखा है कि हम ऑनलाइन ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, हम ऑनलाइन डाटा गूगल फॉर्म फिल करा लेते हैं, है ना, या हम ईमेल के थ्रू। ठीक है। जो आजकल हम डाटा फिल करा रहे हैं, तो वो या तो हम ईमेल के थ्रू भी कराते हैं ना, बहुत सारा डाटा। ठीक है। तो क्या करते हैं रिसर्चर आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरा है, तो ईमेल कर लिया, है ना, टेलीफोन से डाटा कलेक्ट कर लिया, या कई बार रिसर्चर खुद फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करता है। तो डाटा कलेक्शन की अलग अलग टेक्निक्स होती है, ऑब्जर्वेशन के तरीके से, इंटरव्यू के तरीके से, क्वेश्चनियर के और शेड्यूल के तरीके से। ठीक है। और जैसे ही हम डाटा कलेक्शन का हमारा काम हो जाता है रिसर्चर का, तो रिसर्चर क्या करता है, उसके बाद एनालाइज करता है डाटा को, प्रोसेस एंड एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है कि पूरा देखेगा कि भाई, एडिटिंग करेगा, उसकी कोडिंग करेगा, क्लासिफाई करेगा, उसको टेबल बनाएगा अलग अलग, है ना, हाइपोथेसिस से मैच करके देखेगा हाइपोथेसिस, और टेस्टिंग जनरलाइजेशन करेगा कि क्या जो मैंने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी, है ना, और जो मेरा एनालिसिस करके आ रहा है, क्या उससे मैच हो रही है ना। टेस्ट करेगा हमारा, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होती है, टाइप वन एरर है या नहीं है ना। टी टेस्ट लगाएगा, नोवा लगाएगा, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम डिटेल को में इस स्टेप को पढ़ेंगे। अभी हम बेसिकली इसके रिसर्च स्टेप के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट आता है कि रिसर्च स्टेप की हायरार्की क्या होगी। ठीक है। लास्ट जो हमारा स्टेप होता है, इसमें होता है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। तो इसमें हम टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, चैप्टर्स वगैरह, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स, तो ये जो लास्ट का काम है सारा, रेफरेंसिंग वगैरह जो करते हैं लास्ट के चैप्टर में, लास्ट स्टेप होता है हमारे रिसर्च का। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आएगा, ये बात आई है आपको समझ में? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, जो मैंने रिसर्च स्टेप आपको बताए, इसमें अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है, तो मुझे एक बार कमेंट करके पूछिए, अगर समझ में आ गई है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। क्योंकि काफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार नेट में क्वेश्चन आता है ना। और आपके लिए, जब आपका नेट के लिए एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आपका, बहुत सारे बच्चों का 2 मार्क्स से ज्यादा रह जाता है सिंगल क्वेश्चन से, बहुत सारे बच्चों का नेट रह जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी बिना पढ़े नहीं जाएंगे एग्जाम पे, आप इसको पढ़ के जाएंगे और इसके क्वेश्चन लगा के जाएंगे कि लास्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हमारे रिसर्च टाइप के। ठीक है। कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हमारे रिसर्च टाइप के। ठीक है। ये चीजें आप करके जाएंगे। ठीक है। अगर इसमें किसी का कोई डाउट हो, अच्छा समझ में आ गया, फिर ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से फिर से आपको बता देता हूँ कि रिसर्च स्टेप क्या होंगे। तो कई बार हमसे पूछता है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करते हैं, उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, फिर वेरिएबल्स आते हैं, और फिर हमारी हाइपोथेसिस होती है। और जैसे ही हमारी हाइपोथेसिस बन जाती है, तो हम रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप क्या होगा, रिसर्च डिजाइन, है ना। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, डाटा कलेक्शन टूल इंस्ट्रूमेंट का। फोर्थ हो गया हमारा सैम्पलिंग। और सिक्स हो गया, ये कई बार राइटिंग रिसर्च, प्रपोजल रिसर्च, ये नहीं आता है स्टेप, ये एनटीए में मैं आज तक नहीं देखा, ये आया नहीं है अभी तक, है ना। तो जैसे ही सैम्पलिंग के बाद हम क्या करते हैं,
रिसर्च को जो डाटा है उसका कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और जैसे हम एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हम राइटिंग रिपोर्ट और बिब्लियोग्राफी, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, ये करते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे रिसर्च के स्टेप्स, या रिसर्च हम प्रोसेस भी कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये आपको एग्जाम में करके जाना, और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो, इसमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ये बताएंगे रिसर्च स्टेप बताओ क्या होंगे, तो वो क्रोनोलॉजी में लगा देंगे आपको, या मैच द फॉलोइंग में दे देंगे ऐसे, है ना। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्रोनोलॉजी के ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। कि ये बताएंगे स्टेप बताओ कि पहले कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा होगा। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है, कि पूछ लेंगे कि डिजाइन पहले आएगा या रिसर्च प्रॉब्लम पहले आएगा, है ना, सैम्पलिंग कलेक्शन। तो इससे बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें रिसर्च टाइप के आते हैं। एक दूसरा, फिर नीचे जब हम डिटेल पढ़ेंगे, लिटरेचर रिव्यू क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन। डाटा कलेक्शन क्या होता है, किस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं हम, है ना। डिजाइन कितने तरीके के होते हैं, सैम्पलिंग कितने तरीके की होती है ना। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। हमारा रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कलेक्शन में कौन कौन से हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हम जब भी एनालाइज करते हैं तो कैसे एनालाइज करते हैं डाटा, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, है ना। तो कई बार आता है कि जो हम रेफरेंसेस करते हैं वो एमएलए स्टाइल में करते हैं या एपीए स्टाइल में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड, है ना। आज हमने बेसिकली एक क्वेश्चन का इसमें पढ़ा है कि स्टेप का, सिर्फ जो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपको गलत नहीं करके आना, बिल्कुल अच्छे से इसको करके आना है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा रिसर्च स्टेप के बेसिक थे। अब इसमें हम फर्स्ट स्टेप इसका पढ़ लेते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में क्या होता है ना। कि जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो जैसे हमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी, क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होगा, क्लियरली डिफाइनिंग द इश्यू और टॉपिक द रिसर्च एम टू इन्वेस्टिगेट। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ना कि क्या इश्यू है हमारा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अनएम्प्लॉयमेंट का, है ना। तो इसमें बेरोजगारी, तो हमें बेरोजगारी पर रिसर्च करनी है देश में, है ना, कि देश में कितनी बेरोजगारी है ना। तो हम, ये ब्रॉड टॉपिक हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें देखना होगा कि किस में इंटरेस्ट है हमारा, हम या फिर हम टेलीविजन न्यूज में करना चाहते हैं, प्रिंट मीडिया में करना चाहते हैं, ना रेडियो में करना चाहते हैं वो। तो इस तरीके से हम पहले ब्रॉड एरिया देखते हैं, है ना। तो ये स्टेप होते हैं कुछ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के। जो पहला स्टेप होता है इसमें, सबसे पहले हम ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते हैं। जो मैंने बताया कि हमें टीवी में करनी है रिसर्च, या रेडियो में करनी है, प्रिंट मीडिया में करनी है, न्यू मीडिया में करनी है ना, या सोशल मीडिया से रिलेटेड हमें रिसर्च करनी है ना। ये सारी चीजें हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रॉड एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि उस पर कितनी रिसर्चें हो चुकी है ना। कि क्या क्या आज तक अनएम्प्लॉयमेंट पे या बेरोजगारी पे किस किस लोगों ने, या टीवी पे या रेडियो पे किस किस ने रिसर्च किया है, किस किस टॉपिक पे की है ना। तो फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। जब हम लिटरेचर रिव्यू में करते हैं तो हम आर्ट बुक्स पढ़ेंगे उनकी, है ना, आर्टिकल पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ेंगे, है ना, न्यूज़पेपर्स की कटिंग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और जैसे ही हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू के हम नैरो डाउन कर देंगे अपने रिसर्च फोकस के। अब जैसे मैं कह रहा था कि बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे हमें रिसर्च करनी है, तो हम देखेंगे कि हमें अर्बन एरिया की करनी है ना, या फिर हमें रूरल एरिया की करनी है बेरोजगारी, है ना। फिर उसके बाद हम फर्दर उसको क्या करेंगे, क्लियरली स्टेट करेंगे उसको, कि क्या हम आखिरी पूछना चाहते। तो हम कहेंगे कि हम, है ना, रूरल एरिया में जो बच्चे ग्रेजुएट है ना, वो कितने अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये एक रिसर्च का टॉपिक बन गया कि हमारा जो रूरल एरिया में जो ग्रेजुएट है उसमें कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं अगर इसको लिखूं, मैं रिसर्च टॉपिक बनाऊं, तो क्या बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल
एरिया ऑफ, अब स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना किस एरिया में, इंडिया, ठीक है। ए, द स्टडी ऑफ ग्रेजुएटेड पीपल। तो क्या टॉपिक बन गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया, द स्टडी ऑफ ग्रेजुएट पीपल्स, तो या ग्रेजुएट यंग पीपल, तो इस तरीके से। तो हमने देखो हम चले कहाँ से थे, हमने ब्रॉड टॉपिक लिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट पे करनी है। उसके बाद हमने कहा कि अर्बन पे करनी है, रूरल पे करनी है ना। फिर उसको फर्दर हमें स्पेसिफिक करना होता है टॉपिक को, क्योंकि रिसर्चर के पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम टाइम में उसको रिसर्च करनी होती है। तो इसलिए पूरी चीजों में वो रिसर्च नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको अपना एरिया स्पेसिफिक करना पड़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया, द स्टडी ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट या ग्रेजुएट पीपल, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है। तो ऐसे हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने करते हैं। ठीक है, तो इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप, मुझे लग रहा है कि आप कर देंगे एग्जाम में, है ना। तो हमारा आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम तक। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिकली यही करना है कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हमारा जो पहला टॉपिक था, कि हमें सबसे पहले ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है। फिर हम उसको सारा स्टडी करके हम नैरो डाउन करते हैं टॉपिक को। फिर क्लियरली स्टेट करते हैं कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है हमारी। और उसके बाद हम रीडिफाइन करते हैं और वैलिडेट करते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को। ठीक है, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो हमसे पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, इसमें हमें बता दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको एग्जाम में जरूर करके जाना। इससे हर बार क्वेश्चन आता है और काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। अब आपने एक बार इसका स्टेप याद कर लिया कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं अपने, फिर हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, है ना, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिजाइन क्या होगा हमारा, फिर हमारा सैम्पलिंग, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर एनालिसिस और फिर रिसर्च रिपोर्ट। तो ये आप एक पेपर पे लिख के आपके जहाँ भी स्टडी करते हैं वहां चिपका ले बेशक से। इससे हर बार क्वेश्चन आता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए, है ना। तो अगर इससे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, आपको कोई डाउट हो या कल वाली क्लास से कोई क्वेश्चन पूछना आप लोगों को, है ना? बाकी आप रिसर्च के ऐसे ही बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। एक बार आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफी इजी होगा, है ना। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, है ना। तो बाकी टॉपिक जो हमारे बचे हैं वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू कनेक्ट अस टू ज्वाइन द क्लास। तो कल मिलते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपनी, जो टाइप ऑफ रिसर्च के जो बाकी रिसर्च टैब है, डिजाइन हो गया, लिटरेचर हो गया, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी